जय हिंद बच्चों, मैं कल्पना भारतीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कविता मुक्त काव्य विधा में है और इसके कवि हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक से स्पष्ट है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे बल्कि काम पर जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। कोहरे से भरी ठंड में सुबह सुबह घर से काम पर जाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम कवि राजेश जोशी का जीवन परिचय जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद आपने पत्रकारिता प्रारंभ कर दी। आपने कुछ वर्षों तक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। मूलतः वे साहित्यकार थे, इसीलिए उनका मन साहित्य सृजन में ही रमा। आपकी रचनाएं वातायन, लहर, पहल, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आपने कुछ नाट्य रूपांतर करने के अतिरिक्त कुछ लघु फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। आपने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी शीर्षक से की है। पतलून पहना बादल शीर्षक कविता का अनुवाद किया। आपकी कविताओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त रूसी, अंग्रेजी तथा जर्मन भाषाओं में भी हुए हैं। आपको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। समर गाथा एक लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी आदि हैं। आपकी कहानियां, नाटक, लेख तथा टिप्पणियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। राजेश जोशी के काव्य में भावों, विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। समाज की गतिविधियों को अत्यंत गहराई से देखने वाले राजेश जोशी के काव्य में सामाजिक अभिप्राय विद्यमान रहता है। वे निराशावादी नहीं हैं, इसीलिए जीवन के गहरे संकट में भी उनके काव्य में आस्था के स्वर उभरते हैं। वे जीवन की संभावनाओं की खोज के प्रति निरंतर सजग रहते हैं। उनमें मानवता को बचाए रखने का एक सतत संघर्ष का भाव मौजूद रहता है। निम्न वर्ग के प्रति आपका झुकाव रहा है। उनकी विविध समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। राजेश जोशी की सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली तथा मिजाज का स्वाभाविक पुट दिखाई देता है। उनकी भाषाओं में लाक्षणिकता, व्यंजकता आदि गुण मौजूद हैं। उनके काव्य में अलंकारों, प्रतीकों, बिंबों की सहजता का सौंदर्य है। उनकी काव्य कला का पाठक पर सहज प्रभाव पड़ता है। आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले राजेश जोशी का वर्तमान साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विषमता के प्रति उनकी चिंता तथा जीवन के प्रति आस्था का भाव सतत स्मरण किया जाता रहेगा। अब हम कविता का सारांश समझेंगे। कविता का सारांश इस प्रकार है। प्रातःकाल कोहरा छाया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह आज की वह स्थिति है जिसका उल्लेख भयावह विवरण की तरह ना करके प्रश्न के रूप में करना चाहिए। प्रश्न यह है कि खेलने के सभी खिलौने कहाँ दब गए, नष्ट हो गए? सारी किताबों को क्या दीमक चट कर गई? अथवा सभी विद्यालयों के भवन किसी भूकंप में दब गए हैं? क्या बच्चों के खेलने के बाग, बगीचे या सभी मैदान समाप्त हो गए हैं? यदि ऐसा है तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। वस्तुतः सभी चीजें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन
दुख की बात यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनका किसी को ध्यान नहीं है। बच्चों, अब हम पद्यांश की व्याख्या की ओर ध्यान देंगे। ध्यान दें, कविता इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: कोहरा, धुंध, विवरण, खोलकर या विस्तार से, सवाल, प्रश्न। पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में कविता के 2-3 शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट लगाकर अंतिम 2-3 शब्द लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इस प्रकार होगा: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता से लिया गया है। इसके रचयिता हैं राजेश जोशी। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग पर ध्यान दें। यहाँ पर कोहरे से घिरी सड़क पर बच्चों के काम पर जाने की मजबूरी का चित्रण किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में अपने मन की बात को प्रस्तुत किया है। प्रातःकाल भारी धुंध छाई है, सड़क भी साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी बच्चे कारखाने, फैक्ट्री में काम करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं या फिर काम करने पर जाने के लिए मजबूर हैं। यह आज के समय की भयावह बात है। बच्चों के काम पर जाने की ये भयंकर घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। प्रश्न यह है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये तो उनके खेलने पढ़ने की उम्र है, काम पर जाने की नहीं। व्याख्या के पश्चात हम काव्य सौंदर्य पर ध्यान दें। काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिखेंगे। इसमें खेलने, कूदने, पढ़ने लिखने की आयु वाले बच्चों के काम पर जाने पर प्रश्न खड़ा किया गया है। सरल सुबोध भाषा में विषय को प्रभावी ढंग से रखा गया है। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है। पहले पद्यांश से कवि के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि बच्चों को किन परिस्थिति में काम पर जाना पड़ रहा है। कवि ने बच्चों का काम पर जाना पंक्ति को क्यों भयानक कहा है? बच्चों, अब हम अगले पद्यांश की ओर ध्यान दें। हम दूसरे पद्यांश पर ध्यान देंगे। इस प्रकार है, ध्यान दें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा है क्या इस दुनिया में? बच्चों, पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेंगे। अंतरिक्ष, नक्षत्र लोक, मदरसों, विद्यालयों, इमारतें, भवन, एकाएक, अचानक। इसके बाद हम संकेत लिखेंगे। संकेत आपको मालूम है किस तरह से लिखना है। शुरू के 2 शब्द, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे और अंतिम 2 शब्द लिखेंगे। संदर्भ पूर्व की तरह रहेगा। जैसा पहले पद्यांश में लिखा है वैसा ही हम सभी पद्यांश में लिखेंगे। इस पद्यांश में बच्चों के खेलने की चीजों और पढ़ने के विद्यालयों के नष्ट होने पर प्रश्न खड़ा किया गया है। व्याख्या पर ध्यान दें। कवि कहते हैं कि बच्चे पढ़ने और खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं। इस पर कवि बहुत सरल शब्दों में समाज के लोगों से यह प्रश्न उठाते हैं कि यह कैसी विडंबना है।
जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उनका जीवन उमंग और उत्साह से भरा होना चाहिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या बच्चों की खेलने की सभी गेंदें अंतरिक्ष में जा गिरी हैं? क्या बच्चों के पढ़ने की रंगीन पुस्तकों को दीमक खा गई है? क्या बच्चों के खेलने के सभी खिलौने किसी काले पर्वत के ढह जाने पर उसके नीचे दब गए हैं, अथवा किसी भयंकर तूफान के आ जाने पर बच्चों के विद्यालयों के भवन गिरकर ढेर हो गए हैं? बच्चों के खेलने के बाग बगीचे अथवा घरों के आंगन अचानक नष्ट हो गए हैं। आशा यह है कि बच्चों के पढ़ने के और खेलने के सभी साधन अब नहीं रहे। यदि ऐसा हुआ है तो फिर संसार में कुछ नहीं बचा। संसार तो खेलते पढ़ते बच्चों से रोशन होता है। उनको खेल कूद का अवसर नहीं मिलेगा और वे इसी उम्र में काम पर लग जाएंगे तो बचपन मर जाएगा, देश मर जाएगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। काव्य सुंदर पर ध्यान दें। इसमें प्रश्न उठाया गया है कि क्या बच्चों के पढ़ने लिखने के साधन नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा है तो संसार ही नष्ट हो गया। सरल सुबोध व्यवहारिक भाषा में विषय की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति हुई है। अब इस दूसरे पद्यांश में कवि चिंतित हैं और प्रश्न उठाते हैं कि अगर बच्चे के सभी खिलौने, पुस्तकें, विद्यालय के मैदान, बाग बगीचे अथवा घरों के आंगन सभी अचानक नष्ट हो गए हैं तो बचा क्या है? अगर कुछ नहीं बचा तो ये भयानक स्थिति है, क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य हैं। उनका समुचित विकास होना अति आवश्यक है। बच्चों, अब हम तीसरे पद्यांश की पंक्तियों पर ध्यान दें। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि यह सारी चीज़ें हस्व मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। भयानक, डराने वाला, हस्व मामूल, यथावत या ज्यों की त्यों, गुजरते हुए, जाते हुए। संकेत लिखेंगे, पहला शब्द और डॉट लगाकर अंतिम शब्द। संदर्भ पूर्व की तरह है। प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस प्रकार है। इसमें प्रश्न उठाया गया है कि बच्चों के खिलौने, किताबें, मैदान, विद्यालय आदि सभी ज्यों के त्यों हैं, फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? व्याख्या पर ध्यान दें। कवि समाज की इस व्यवस्था को देखकर दुखी है, निराश है कि बच्चों की यह दशा देखकर सब चुप क्यों हैं, जब सभी चीज़ें अपनी जगह पर ज्यों की त्यों हैं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अगर सब नष्ट हो जाता तो ये भयानक स्थिति होती है, पर जब सब कुछ अपनी जगह पर है, घर के आंगन, खेल के मैदान, विद्यालय, खेल खिलौने, सब कुछ तो है, तब ये स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि फिर भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहता है, यदि बच्चों के खेलने तथा पढ़ने के सभी साधन नष्ट हो जाते तो अत्यंत डराने वाली घटना होती, परंतु वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। बच्चों के खेलने और पढ़ने के सभी साधन जैसे के तैसे हैं। इन सभी साधनों के होते हुए भी संसार के अनेक रास्तों से चलते हुए बहुत छोटे बच्चे, जिनकी उम्र खेलने खाने की है, कल कारखानों में काम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक है, सामाजिक विषमता का भयंकर उदाहरण है। काव्य सौंदर्य पर ध्यान दें। इसमें कवि पीड़ा व्यंजित है कि खेलने और पढ़ने के सभी साधनों के होते हुए भी सभी बच्चों को खेलने तथा पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। सरल सुबोध भाषा में विषय की सशक्त प्रस्तुति हुई है।
अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न आपसे रचना एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दें इन प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने पर मेरे मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वह इस प्रकार है। जाड़े का भयंकर प्रकोप है, चारों ओर कोहरा छाया है, प्रातः काल की हाड़ कपाती शीतलहर में भी छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए मिल, कारखानों, फैक्ट्रियों की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। उनके हाथ में दोपहर के खाने का टिफिन है, वे साधनहीन हैं, इसीलिए पैदल जा रहे हैं। ये सब आर्थिक अभावों के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर इस प्रकार है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति आज के समय की भयानक स्थिति को प्रकट करती है। इसे विवरण के रूप में लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि विवरण में बात पर जोर नहीं रह पाता, वह सामान्य बात होकर रह जाती है, और जब बात को प्रश्न के रूप में उठाते हैं तो उसमें वजन आ जाता है। इसलिए कवि ने इसे प्रश्न के रूप में पूछने की बात कही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर देखेंगे, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित हैं कि उनके माता पिता पर इन उपकरणों के खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पाते हैं और ना उन्हें खेलने के उपकरण दिला पाते हैं। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था दोषी है। अमीर और गरीब का भेद इसका मूल कारण है। गरीबी का उन्मूलन आवश्यक है, तभी सब बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी। अगले प्रश्न पर ध्यान दें, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही हैं, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर पर ध्यान दें, इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आज का व्यक्ति स्वकेंद्रित हो गया है, उसे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का फासला कुछ बढ़ गया है। उदासीन रहने वाला उच्च वर्ग है, वह निष्ठुर हो चुका है, उसका स्वभाव शोषक बन जाता है, इसलिए उसे बच्चों का काम पर जाना अटपटा नहीं लगता। निम्न वर्ग बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होता है। यदि बच्चे काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। वस्तुतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखें, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। उत्तर पर ध्यान दें। उत्तर पर ध्यान दें, मेरे शहर में बच्चे प्रातःकाल फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। दिन में दुकानों पर तथा घरों में बच्चों को काम करते हुए देखा है। ये काम करने वाले बच्चे गरीब परिवारों के हैं, उनके माता पिता इनको पढ़ा लिखा नहीं सकते। आर्थिक तंगी में इन्हें काम पर भेज देते हैं। मैंने देखा है कि बेचारे छोटी सी उम्र में ही बड़े गंभीर एवं जिम्मेदार हो जाते हैं। वे बच्चे खेलने वाले या पढ़ने वाले
बच्चों की ओर बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। उन्हें देखकर बड़ा तरस आता है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर देखें। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि यह अमानवीय क्रूर कर्म है जो बचपन पढ़ने लिखने के लिए होता है। उसमें बच्चों को काम पर लगाना निष्ठुरता तथा कठोरता का परिचायक है। यह सब समुचित अर्थव्यवस्था न होने के कारण होता है। बचपन पिस जाता है, मर जाता है, इसलिए यह हादसे के समान नहीं होगा तो और कब हादसा माना जाएगा? अगले प्रश्न पर ध्यान दें। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं आप। मैंने स्वयं को एक काम पर जाते बच्चे के स्थान पर रखकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। जब मुझे पढ़ने, खेलने और मनोरंजन का आनंद लेना चाहिए तब मुझे काम पर झोंक दिया है। मुझे अनुभव हुआ कि बचपन में ही मुझे काम पर लगाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। कुल मिलाकर काम पर जाने की कल्पना से ही मैं तड़प उठा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ऐसा किसी भी बच्चे के साथ मत होने देना। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यदि बच्चे काम पर जाने लगेंगे तो उन्हें पढ़ने, लिखने, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर कम मिल पाएगा। बच्चा बचपन से ही काम पर भेजा जाएगा तो उसे खेलने, पढ़ने, मनोरंजन करने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तथा उनका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे विचार से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने तथा खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए जिससे कि वे अपने जीवन की आधारशिला मजबूत बना सकें। शिक्षित तथा स्वस्थ बच्चे ही देश के होनहार नागरिक बन सकते हैं। कवि ने क्यों कहा है कि जब गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, किताबों को दीमक खा गई है और विद्यालयों के भवन भूकंप में ढह गए हैं, तो दुनिया में बचा ही क्या है? उत्तर इस प्रकार है। शिक्षा और खेलकूद व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास करने वाले होते हैं। ये दोनों बचपन में ही हो सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य के उपकरण ही नहीं होंगे तो व्यक्ति का समुचित विकास कैसे होगा? व्यक्ति का समुचित विकास नहीं होगा तो प्रबुद्ध तथा स्वस्थ समाज कहाँ से आएगा? अगर स्वस्थ और प्रबुद्ध समाज नहीं होगा तो दुनिया व्यर्थ, महत्वहीन हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा और खेलने कूदने के साधनों का होना आवश्यक है। बच्चों, इस प्रकार हमने बच्चे काम पर जा रहे कविता के माध्यम से समझा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में यह पीड़ा व्यक्त की गई है कि बच्चों से बचपन क्यों छीना जा रहा है। बच्चों की जो उम्र खेलने, मस्ती करने की है, उसमें वे काम करने के लिए कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में जा रहे हैं। यह समाज एवं राष्ट्र की विडंबना है कि बचपन पिस रहा है, बन रहा है। बच्चे शिक्षा, खेलकूद तथा जीवन के उल्लास से दूर हो रहे हैं। बचपन तो बचपन होता है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का। सभी बच्चों को उनकी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उनका हक है। हमें समाज से गरीबी, अमीरी, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के भेद की इस खाई को पाटना होगा। बच्चों के बीच हुए
इस भेद को मिटाना होगा। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, देश का गौरव हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों, इसी के साथ बच्चे काम पर जा रहे पाठ समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नई चेतना के साथ। जय हिंद बच्चों।